ठीक है ना। तो वनडे चार्ट के अंदर में जब बाजार लास्ट फ्राइडे को क्लोज हुआ था तो $1643.52 पे बंद हुआ था। तो ये लगातार आप देख रहे हो गिरावट ही चलती जा रही है ना। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि सपोर्ट के लिए क्या होगा, वनडे चार्ट है तो वनडे चार्ट का सबसे लो जो प्राइस है वही सपोर्ट है वनडे चार्ट का। इसको देखते कहाँ तक जा रहा है। ये तो अपना लो लो ही ब्रेक किया हुआ है। वीकली चार्ट लेना पड़ेगा, है ना। वनडे चार्ट का काम खराब। यहाँ पे वीकली चार्ट के अंदर देखते कहाँ पे आया हुआ है। एक कैंडल 1 वीक का कैंडल है, उसका जब बाजार बंद हुआ तो यही वाला भाव था। देखते हैं वीकली चार्ट में लो प्राइस कहां तक गया था। ये तो 1500 आ गया, 1400 आ गया, 1200 आ गया, 1150 आ गया। ओ 1050 जो प्राइस था सबसे लो, वो था लो प्राइस था $1046 वीकली चार्ट के अंदर। $1046 है ना, 23 सेंट्स। अभी किसका हाई चेक कर लेते हैं कहां तक है हाई, तो अब हमें पता ही है। हाई लगा है 2074, 2074। ठीक है ना। अभी क्या करना है, क्या पैसे पता लगेगा, तो सिंपल सा तरीका है हमारे पास। 2074 प्लस जो लो था वो था 1046 का, डिवाइडेड बाई 2। सॉरी, 1046 प्लस 2074 डिवाइडेड बाई 2। गलत कर दिया मैंने। 46 प्लस 2074 डिवाइडेड बाई 2। 1560। 1560 आया अप्रॉक्स है। यप। सेंटर आ गया 1560। हमारा बाजार अभी ट्रेड कर रहा है कहाँ पे, 1643 पे, यही था ना। अभी क्या करेंगे हम, हमारा तो जो सेंटर पॉइंट है वीक का, वीकली चार्ट का, वो है $1560 का। उससे नीचे चल रहा है बाजार और अभी यहां तक पहुंचा नहीं है 1046 तक का। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी ये सेंटर पॉइंट और ये लो पॉइंट को जोड़ लेते हैं, तो प्लस कर लेंगे 1046 देन डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया, 1303, यानी कि $1303। अभी जो बाजार चल रहा है इन दोनों के बीच का चल रहा है, यानी कि ये बाजार अगर ये वीकली चार्ट हमारा एक्टिवेट हो गया है तो बाजार का $1303 तक आने की संभावना बनाता है ना। अभी
अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कहां तक एक्चुअल जाएगा, है ना, एक्चुअल कहां तक चला जाएगा ये, तो हमारा जो काम है वो देखने का। सबसे वनडे चार्ट का सबसे लो कहां पे था जी? वनडे चार्ट का भी सबसे लो जो है वो 1643 है, आ चुका ऑलरेडी 1643। और जो हमारा वीकली चार्ट का सेंटर और सब सेंटर जो वैल्यू है, उस इन दोनों को अगर हम जोड़ के डिवाइड कर दें, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि बाजार यहीं तक आएगा। जब तक वो लेवल नहीं टूटेगा ना, फर्दर बाजार नीचे नहीं जा सकता। तो 1303 प्लस जो हमारा एक्चुअल लो है ये वाला, हमने ये लेना है ना। तो क्या जोड़ेंगे? 1643 डिवाइडेड बाई 2, तो 1473 का हमारा वो निकल जाता है। 1473 का यहीं तक बाजार जो है वो नीचे जा सकता है। फर्दर 1473, ये हमारा नेक्स्ट लेवल है डाउन का, है ना। तो अभी हम चूंकि डाउन ही डाउन देख रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस कितना आता है? काफी डिफरेंस आ जाता है, लगभग लगभग $200 से थोड़ा ही कम। तो ये बाजार वहीं तक जा सकता है, जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक होगा तब तक फर्दर कोई नीचे नहीं आए। तो ये हमारा तगड़ा सपोर्ट है वीकली चार्ट का, जो कि वनडे चार्ट का लो है, और वीकली चार्ट का ये फर्दर जो है ना वो लो बोलता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी जो गणित है ये आपको देखना बाकी रह गया है। 1560 यहां से चलेगा तो 1560, यहां से चलेगा तो 1643, और यहां से चलेगा तो 1473। आपको सपोर्ट लेवल मिल गया ना, तो आपको ये ही ध्यान रखना है, ये लेवल का आप ध्यान रखोगे तो आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही देखेंगे या गोल्ड में ही देखेंगे? नहीं, ये केवल कमोडिटीज के लिए ग्राफ रीडिंग हो रही है। कमोडिटी के लिए? ओके। हाँ, ये केवल कमोडिटीज का ग्राफ रीडिंग है। वहां पे तो स्टॉक मार्केट के अंदर का जो गणित है वो थोड़ा सा उल्टा। जब हमारा कमोडिटीज बहुत बुलिश होता है ना, तो आप देखोगे शेयर मार्केट बेरिश हो जाता है, उल्टा। हाँ। शेयर मार्केट बुलिश होगा तो स्टॉक और आपका कमोडिटीज बेरिश हो जाएगा, उल्टा चलता है ना। तो आपको ये वाली गणित तो पता चल गई कि भाई अभी यहाँ से फर्दर नीचे जाएगा तो मेरे पास 1560 का फर्दर सपोर्ट है ना। तो ये अभी ट्रेंड चूंकि ये चल ही रहा है ऐसा, अभी आपको मैं दिखाऊं, एक वीकली चार्ट का आप ट्रेंड ले लो, है ना। तो आप ये देखो, ये वाला जो लो अभी यहाँ आया हुआ है, इसका देखो ये कहीं पे कोई ऐसा है जो इससे पहले का कोई लो बना हुआ है? ये यहाँ से अगर ये कटता है तो ये लेवल यहाँ पे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड हुआ है, ऐसा लंबा लंबा ट्रेड हुआ है, यानी काफी यहाँ पे काफी गिरावट आई है। एक ही हफ्ते के अंदर में ओपन हुआ है $1695 से, ये नीचे चला गया है $1504 विद इन वन। तो ये 1560 बनता है, लेकिन यहाँ पे तो एक कैंडल नहीं, एक हफ्ते में $1504 का दिखा दिया था लो। तो ये जो आपका फर्दर जो सपोर्ट है, तो यहाँ ये हाई है और ये यहाँ का ट्रेड का लो है, आप इसको देख लो, अभी आपको दिख जाएगा कहां तक जाएगा। तो ये इसका हाई जो था वो था $1703, $1703, $1703 प्लस कर लेते हैं। यहाँ का वॉल्यूम में ये कहां तक गया? लो गया 1450, जोड़ दिया इन दोनों को, डिवाइडेड बाई 2, 1576, $1576। इन दोनों का अगर एवरेज ले लेते हैं तो ये बाजार जो यहां से चल रहा है ये आपको दिख जाएगा $1576 पे।
ये आने वाले हफ्ता में ये भाव आपको दिखेगा। तो क्या ये भाव दिखेगा वाकई? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर है, हमारे पास अपना सॉफ्टवेयर है ये। आज क्या भाव, 25 तारीख है ना, यहीं से ले लेते हैं फॉर नेक्स्ट 1 मंथ। आपको दिखाई देना चाहिए कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये बोल रहा है कि बाजार जो है एक बार करेक्शन लेके ऊपर आएगा, लेकिन फिर धन 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 करके नीचे जा रहा है। यानी कि ये आज जहां है, आने वाले कुछ हफ्तों में ये वहां से भी नीचे जा रहा है। तो आपको ये वाला लेवल तो दिखेगा दिखेगा 1576 का, 1576, 1560, इन ये लेवल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आप लगातार यहाँ पे डाउन, फिर करेक्शन लेकर के ऊपर, फिर उससे डाउन। यानी कि एक बार ये बाजार ऊपर गया तो उसने एक लो बनाया, लो बना के ऊपर तो गया, लेकिन इसने हाई को नहीं काटा। फिर वो नीचे आया और इसने लो काट दिया, फिर ये ऊपर गया और इसने फिर लो काट दिया, फिर ऊपर गया इसने फिर लो काट दिया। ये यानी कि लगातार 1 2 3 3 लो को इसने काट दिया बार बार। तो आपको ये भाव मिलेगा ही मिलेगा। तो अब आपका यहाँ पे जो ध्यान है वो कहाँ पे जाना चाहिए, सेल पे जाना चाहिए। तो कहाँ पे सेल करेंगे, तो सेल करते हैं रेजिस्टेंस पे, हायर लेवल पे। वो पॉइंट कौन सा होगा हायर लेवल का? तो अभी जो बाजार है वो $1643 पे आया हुआ है ना। तो $1643 जो है ना, ये वो पॉइंट है जहां से आने वाले दिनों में, ये देखिए 26, 27, 28 और 29, यानी कि 28 और 29 तारीख में जो भी हाई लगे, बल्कि मैं बोलूंगा 2 जनवरी तक, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर से पहले पहले जो हाई में मिले आपको, वो हाई पे आपने शॉर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे 23 से 24 तारीख के बीच में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। अब देखो ये वाला जो भाव, ये वाला जो डाउन है, ये $1576, $1576 और $1560। तो यहाँ पे मिले तो आपको बाई करके बाहर आ जाना है, यहाँ पे मिले तो बाई करके बाहर आना है, यहाँ पे मिले तो बाई करके बाहर आना है, और यहाँ पे मिले तो बाई करके बाहर आना है। तो यहाँ पे तो आपको बाहर आना ही आना है ना। और अगर ये भाव यहां मिल जाए तो आपको वेट करना है। क्या वेट करना है? कि ये वाला लेवल टूटता है कि नहीं टूटता है। कहां पे ये ऊपर गया, जब नीचे आया तो इस लेवल पे ये भाव टूटना चाहिए। जब यहां टूट जाए तभी आपको लगेगा कि ये नीचे जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा सेंटर पॉइंट है। तब कहां के लिए चलेगा ये 1500 है ना। तो 1560 से 1543, फिर 1473। तो ये लेवल एक बार जब ब्रेक होगा तभी आपको सेल करना, नहीं तो सेल करना ही नहीं है। ये यहाँ पे खड़ा हो जाए लेकिन टूटे नहीं, तो ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ सेल कर देना, क्योंकि इसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा है। तो ये वाला काम नहीं करेगा। जब ये पहला सपोर्ट तोड़ेगा तभी इसके नीचे ये जो दिखा रहा है वहां पे वो काम करेगा। तो फंडामेंटल क्या चीज है जो मैं आपको बता रहा था, फंडामेंटल ये है कि जब तक आपका बाजार यहां से तो नीचे दिखा रहा है, लेकिन जब तक वो पहला लो नहीं ब्रेक करेगा सपोर्ट,
तब तक दूसरे पे जाएगा नहीं, और जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा आपने सेल नहीं करना है। क्लियर हो गई मेरी बात? नहीं? जैसे आपने अपने हमारा जो कैलकुलेशन है उससे आपने निकाला कि आज का दिन तो ऊपर जा रहा था लेकिन ऊपर नहीं गया, जैसे ये यहां से ऊपर जा रहा लगातार, कोई जरूरी नहीं है कि जाएगा। क्यों? क्योंकि बाजार अल्टीमेटली जो है ना डाउन ट्रेंड में है, तो ये केवल करेक्शन मोड है आपका, ये केवल और केवल करेक्शन मोड है। तो जब बाजार का ट्रेंड नीचे हो तो ऊपर जाने वाले को आप तेजी नहीं बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे करेक्शन ले रहा है, यानी कि और नीचे जाने के लिए थोड़ा ऊपर जाएगा तभी नीचे जाएगा वो। ये यहाँ पे बार बार लो को तोड़ रहा है, इसलिए हमें लग रहा है कि ये 100% नीचे जाएगा ही जाएगा। तो आपको आने वाले दिनों में ये भाव दिखेंगे 1560, 1543, फिर 1473, फिर 1303, अगर वो ब्रेक करता चल रहा है तो इसको ऐसे ही देखते हैं। किसी को कोई डाउट है अभी या आगे चलें? अब आप देखो, आपको कुछ जो है ना वो शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कोई चीज आपको दिखा देता हूँ। उसके नोट्स जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा समझ लोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, और ये आपको कमोडिटीज में भी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ऐसा कभी नहीं देखोगे कि कमोडिटीज भी ऊपर जा रहा है और शेयर मार्केट भी ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। ये मैंने कल से लेकर के आज तक में सारा टाइप किया है ताकि आपको सीधे सीधे दे पाऊं। लिखवाने में तो बहुत परेशानी है ना? तो जो मेरे पास नोट्स थे एकदम प्योर और ओरिजिनल नोट्स हैं। ये मुझे, मैं संडे मार्केट गया था, है ना, बहुत बरस पहले 2002 में, है ना, तो इसकी फोटोकॉपी मिली थी। 2002 में हमने लिया था इसको 700 रुपए में फोटोकॉपी, है ना। अभी आप इसके अंदर जो चीज मुझे बहुत अच्छी अच्छी लगी, हालांकि 1000 पेज की है लेकिन इसमें से कुछ पेज ही मेरे काम की थी, वो मैंने लिया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉर्म्स है फाइनेंशियल गेन इन शेयर मार्केट, वो कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पे भी शेयर मार्केट में भी हम 12 के 12 साइन को इस्तेमाल करते हैं। सारे प्लैनेट इंक्लूडिंग हर्सल, नेपच्यून और प्लूटो, है ना। यहाँ पे हर्सल जो है वो यूरेनस को बोलते हैं। 27 नक्षत्र हैं। जो स्पेकुलेशन का सबसे बड़ा कारक प्लैनेट होता है वो होता है मरकरी, कोई भी स्पेकुलेशन हो। और जो स्पेकुलेशन का मेन हाउस है वो है 5th हाउस। जो मेन सिग्निफिकेटर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो प्लैनेट है मरकरी, जुपिटर एंड वीनस। और मेन स्पेकुलेशन स्टार जो है वो है आश्लेषा नक्षत्र। तो जो बुलिश प्लैनेट हैं स्पेकुलेशन के, सन, मार्स, वीनस, सैटर्न, राहु, यूरेनस एंड प्लूटो। और जो मेन बियरिश प्लैनेट है मून, मरकरी, केतु, जुपिटर एंड नेपच्यून। तो आप नेटल चार्ट इंडिकेट फाइनेंशियल गेन फ्रॉम शेयर मार्केट। आप जैसा पूछे थे कि आपके चार्ट से कैसे पता लगेगा कि क्या करना चाहिए या करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये वैदिक तरीका है। हमारे कस्पल इंटरलिंक में ये आधे मिनट का काम है ये पकड़ना, है ना। आधा मिनट लगता पकड़ने में। कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के अंदर आधे मिनट में कैसे पकड़ते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि आपके 5वें घर का जो सब लॉर्ड है
वो अगर 5 को इन्वॉल्व करके 2 और 11 देता है, 2 6 10 देता है, 6 और 10 देता है, 6 और 11 देता है, या इवन 2 दे देता है, तो हम बोलते हैं ये जो है ना ये गेन हो जाएगा इसको। बहुत सिंपल सा है। और यही जो है वो 5th हाउस का सब लॉर्ड 5 को इन्वॉल्व करे और यहाँ पे 5 8 12 8 और 12 है, या 6 और 8 या 5 और 9 ऐसे नंबर दे दे, या 2 को इन्वॉल्व करके ये नंबर दे दे, तो क्या करते हैं हम कि भाई ये इसको कभी भी नहीं करना चाहिए स्पेकुलेशन, क्योंकि 5वां घर जो स्पेकुलेशन का है वो 5 यानी स्पेकुलेशन, 2 यानी कि पैसा, ये लगा के अपना पैसा खराब कर रहा है। Can you repeat, please? Yes, please. Yes. So 5th house is the main house for speculation. If the sub lord, how we calculate sub lord? We know every house fall in a sign. Every sign fall in a house. So a sign has 3 stars. Each star is 13 degree and 20 minutes. And these 13 degree and 20 minutes is divided by 9 because we have 9 planets. So when we divide 3 degree 20 minutes into 9 unequal parts, we get sublord, Upanakshatra. Then again we divide the Upanakshatra from 9, then we get sublord. Sublord is the actual lord of the cusp. Okay, now see, every planet placed in a star and sub itself. So if the star lord 5th house means this star lord may place in a bhava chart in a 5th house, or maybe the co-ruling planet in a 5th house as a Rashi lord, as a star lord, as a sub lord, or as a sub lord. What we say that this 5th house sub lord involved 5th house. ये दांव पे लग गया 5वां घर, मीन्स 5वें घर से रिलेटेड आपका कोई ना कोई काम होगा, अच्छा या बुरा, ये उसका सब लॉर्ड डिसाइड करता है। तो सब लॉर्ड अगर इस हाउस से भी फेवरेबल हो और असेंडेंट से भी फेवरेबल हो तो हम बोलेंगे कि उससे गेन हो रहा है, और अगर सब लॉर्ड अनफेवरेबल हो इनमें से किसी एक के साथ भी, लगन से भी और 5th हाउस से भी, तो बोलेंगे इससे काम खराब होगा। तो जब काम खराब होगा तो नहीं करेंगे 5वें घर से रिलेटेड कोई भी काम, एज सिंपल एज। तो गेन हाउस इज 2, 6 and 11 is the success, 6 and 10 is success and gain in business. Okay, 2 and 11 gain in money. So if the sublord committed in 2, 6, 10 and 11, it means the person will get benefit or profit from the speculation. And if the sublord goes adverse from the 5th house or ascendant or the wealth house, it means the native will lose money in a speculation, as simple as. So bad houses. Provided the birth time is okay, right, sir? Yes, birth time should be rectified. If you are working in Kaspal interlink theory, sublord, then you have to, and this is very necessity, you know. Why this is necessity? Suppose I am giving you one example, in a hospital, in the same ward, 2 mother begets 2 child with a difference of few seconds. Then by using Parasar astrology or Nadi or KP, even you are not able to cast the accurate chart for different chart for the both child, because division is very, arc is very big. So if you want to cast the chart, individual cast separately, then you have to use sublord theory. सर इसमें हम 12th हाउस को नहीं उसके सब लॉर्ड को नहीं वो करेंगे एनालाइज? सब लॉर्ड तो इन्वेस्टमेंट का हाउस है,
12th हाउस मतलब अगर वो एक पॉजिटिव 12th हाउस एंगल ना दिखाए तो वो तो इन्वेस्टमेंट से लॉस दिखाएगा। फिर कहीं भी इन्वेस्ट करो, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो ज्वेलरी है। सर मैं वही कह रहा हूँ, अगर 5th हाउस पॉजिटिव शो दिखा रहा है हाँ, और 12th निगेट कर रहा है, फिर तो जब 12th हाउस की बारी आएगी, उसके सब लॉर्ड की जो दशा चलेगी उसमें लॉस कराएगा। पांचवें घर बहुत अच्छा दिखा रहा है, लेकिन एक ऐसा प्लैनेट चल रहा है जो पांचवें घर का सब लॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो 5 को इन्वॉल्व करके 5 8 12 दे रहा है, तो उस टाइम पे स्पेकुलेशन में लॉस होगा। सर एक बार 12th हाउस का बताना, प्रॉमिस कैसे देखेंगे? बहुत सिंपल है ना, 12th हाउस तो निवेश का घर हाँ है ना, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट। जी। तो 12th हाउस सब लॉर्ड ये एसटीएल लेवल पे कोई भी कस्प ले जाए 1 से 12, मतलब उसने इन्वॉल्व कर दिया उस घर को। और सब लॉर्ड के अंदर अगर 2 4 3 6 10 7 और 11 जैसे नंबर है तो ये बढ़िया नंबर है। और यही यदि 5 8 और 12 6 8 और 12 5 8 8 और 12 ऐसे नंबर आ रहे हैं तो खराब है, क्योंकि ये लगन का भी एडवर्स है और सेकंड हाउस यानी पैसे का भी एडवर्स नंबर है, व्यापार का भी सर एडवर्स। 5 8 12 8 12 है ना, या 6 8 12? कोई सा भी 5 8 12 त्रिक भाव है, इसमें से कोई भी 2 भाव एक साथ आ जाएंगे, खराब हो जाएगा। 3 8 12 आएगा तो मेंटल डिप्रेशन और जेल हो जाएगी, क्योंकि तीसरा घर जो है ना वो घर से बाहर जाना, और 8 और 12 जेल है, पनिशमेंट है। ठीक है नहीं? तो ये नंबर हमेशा खराब होते हैं। एक रूल कस्पल में हमेशा याद रखना, अगर आप कर रहे हो तो, हालांकि यहाँ पे हमें चर्चा नहीं करना है, उधर जाएंगे टाइम वेस्ट होगा, कि अगर सब लॉर्ड जो है वो स्टार लॉर्ड पोजीशन से और असेंडेंट से, इन दोनों में से किसी एक से भी एडवर्स नंबर पे चला गया तो रिजल्ट खराब ही आना है उसका, आपके लिए रिजल्ट खराब होगा। सर इसमें एसेंडेंट एसएसएल भी काउंट कर लेंगे ना 5th के साथ अपन? हाँ, वो अगर लगन का लॉर्ड 5 को इन्वॉल्व करके 5 8 12 दे रहा है तो आपको, आप स्पेकुलेशन का लॉर्ड जितना भी मर्जी बढ़िया दे रहा हो, लेकिन उसका फायदा आपको नहीं होने देगा, क्योंकि वो लगन तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि लगन ने प्रॉमिस नहीं करा यहाँ पे। और 5th एसएसएल अगर सर एसएल लेवल के ऊपर 3rd को इन्वॉल्व करे तो ट्रेडिंग में अपन जा सकते हैं क्या इसके अंदर? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं ना, कोई सा भी पांचवें घर से रिलेटेड, पांचवें और तीसरे का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इन दोनों भाव को मिला के आप कर सकते हो। ठीक कोई है। केवल अच्छा, पांचवा घर केवल स्पेकुलेशन नहीं है, ध्यान रखना। 5 और 2 के इन्वॉल्वमेंट में 6 और 11 आ रहा तो वो सिंगर भी बन सकता है ना? सर हाँ जी। सर अपने सॉफ्टवेयर से एक आध एग्जांपल प्रैक्टिकल बताओ ना। अभी और जो आप का नहीं है, बेसिकली मैं बताऊं, ये स्पेकुलेशन पढ़ रहे हैं हम, हमें कुछ हाँ और हाँ मैंने उससे बताया। अब देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने हाँ यहाँ पे आप पराशर विधि से किस प्रकार से आपको जज करना है कि वो व्यक्ति जो है हाँ ना वो स्पेकुलेशन में प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा, या वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ 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 नाउ सी, अभी क्या है, 2 मिनट के बाद ये दोबारा लिंक दे दूंगा आपको, लेकिन अभी देख लेते हैं। आपके नेटल चार्ट के अंदर, जातक के नेटल चार्ट के अंदर मून और मरकरी कैंसर साइन हो या वर्गो साइन हो, 11th हाउस में हो, यानी कि मून और मरकरी प्लेस्ड इन 11th हाउस इन अ कैंसर और वर्गो साइन, इट मीन्स कि ये आपके लिए स्पेकुलेशन फेवरेबल है, कर सकते हो आप। दूसरा कंडीशन, मून एंड मरकरी एंड 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, 11th हाउस इज द हाउस ऑफ गेन, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, और वो 11वें को देख भी ले तभी भी आप कर सकते हो, है ना? तो ये आपको यहाँ पे सारा कॉम्बिनेशन परमोटेशन लिखा हुआ है। मून इन 5th हाउस इन कैंसर और वर्गो, एस्पेक्टेड बाय वीनस और जुपिटर, यानी वो यहाँ पे 5th हाउस में बैठ जाए, मून और मून कैंसर या वर्गो साइन हो 5वें घर के अंदर, और उसको वीनस या जुपिटर देख रहे हो, तभी भी आपका काम चलता है। मून इन एसेंडेंट एरीज, टॉरस, कैंसर एंड कैप्रिकॉन साइन, तभी भी आपका काम चलता है।
मून मरकरी जुपिटर वीनस इन 5th हाउस, है ना, ये साइन लॉर्ड है, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन। मून इन लियो एसेंडेंट एंड सैटर्न इन 7th हाउस। इन एडिशन सन और सन एंड मार्स इन 11th हाउस, तब भी आप कर सकते हो। तो ये आपको एक बार अपनी कुंडली के अंदर ये चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन आपका बनता है कि नहीं बनता। अगर बनता है तो आप कीजिए, नहीं बनता है तो ये आपको प्रॉमिस में नहीं है कि आप स्पेकुलेशन कर पाए। क्लियर हो गया ना? सर ये पीडीएफ सेंड करना। ये अभी आपके उस पे रिकॉर्डिंग में आ रही है ना, आप उसको देखो पॉज कर करके। जी जी, नहीं अगर सर, आपके पास पीडीएफ रेडी होंगी तो हाँ आसान रहेगा। ये पीडीएफ ही तो दिखा रहा हूँ आपको। सर अगर कस्पल इंटरलिंक के अंदर पॉजिटिव दिखा रहा हो, पराशरी में नेगेटिव दिखा रहा हो तो नहीं दिखाएगा ना आपको, देखने में फिर आपका कहीं कंफ्यूजन होगा। मतलब अगर निगेट कर रहा होगा तो दोनों ही पार्ट पे निगेट करेगा सर अपने हाँ को। निगेट कर रहा हूँ तो दोनों ही निगेट कर रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ठीक से पराशरी देखनी आती है तो ये आपको यहाँ पे पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एनी वन कॉम्बिनेशन इज showing in your natal chart, it means you can do speculation. There are promise for speculation in your horoscope. तो ये हमने इतने सारे लिखे हैं। दूसरा है अदर जनरल फाइनेंशियल गेन योगा। भाई आपको ये गेन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जनरल है। तो बोलता है मून अगर ये ऐसे साइन में हो, टॉरस, कैंसर, सेजिटेरियस एंड पाइसेस, और हाउस हो 2, 5, 10 और 11, इनमें बैठा है तो आपको स्पेकुलेशन में गेन कराएगा। मार्स जो है वो एरीज, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन इन द 4th, 10th और 11th हाउस में हो तो भी गेन कराएगा। मरकरी इन ओन साइन, जेमिनी एंड वर्गो, प्लेस्ड इन 2nd हाउस, आइदर 5 हाउस और आइदर 11 हाउस। जुपिटर कर्क, कैंसर, Sagittarius and Pisces sign, house 1, 4, 10 and 12। इसी तरीके से ये सब दिया हुआ है। अगर ये भी अपीयर होता है तो भी आप कर सकते हो। उसके बाद इन एडिशन टू दिस सन प्लस यूरेनस, हर्सल, ये एरीज इन असेंडेंट और 5th हाउस और 11th हाउस में हो तो भी आप कर सकते हो। तो इतने परमुटेशन